तो भाई पिछली वीडियो में हमने देखा कि फाहियान जी किच्छा की तरफ चल दिए थे, ठीक है, होटेन से निकल के। तो अब किच्छा कहाँ है, इस पे हमारी बात अटक गई थी। तो किच्छा कहाँ है? देखो, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारा बहुत इतिहास लिखा, बहुत थोड़ा सा हमको फायदा हुआ, बहुत ज्यादा सा हमको नुकसान हुआ, लेकिन हमको खुशी रखनी चाहिए। लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, जो भी इतिहासकार थे जिन्होंने 1970s के बाद से इतिहास लिखा भारत का, उन्होंने अच्छा काम किया है। आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। बस ये ध्यान रखना, जब आप पढ़ रहे हो किसी भी राइटर की बायोग्राफी जरा पढ़ लेना एक बार, तुमको आइडिया लग जाएगा अगर थोड़ा दाएं बाएं हुआ उसके टेक्स्ट में कि यार ये लेफ्ट विंग इंक्लाइंड है या ये राइट विंग इंक्लाइंड है, ठीक है, तो तुम फिल्टर आउट कर पाओगे, सच के नजदीक पहुंच पाओगे। सच का पॉलिटिकल यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए आइडियोलॉजी यूजुअली राइटर्स अपनी कुछ ना कुछ चुन लेते हैं क्योंकि पॉलिटिकल यूज रहता है एंड फायदा रहता है उसमें उनको। एंड ये बायोग्राफी वाली टिप काम करती है भाई। एच कार की एक किताब से मुझको फंडा मिला था एंड ये एक्चुअली काम करता है। अब आप देखिए, तो ये निकले हैं प्याज के पहाड़ से। अब आप कहेंगे प्याज के पहाड़, तो होटेन से जैसे फाहियान जी चल रहे हैं तो एक रेंज पड़ती है जो पहाड़ों की, उसको अनियन माउंटेन बोलते थे। अनियन माउंटेन प्याज के पहाड़ इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां प्याज बहुत मिलती है। उसको क्रॉस करके ये पहुंचते हैं किच्छा। ब्रिटिश राइटरों ने किच्छा को आइडेंटिफाई किया था लद्दाख में किसी जगह से। मॉडर्न रिसर्च से कंफर्म हुआ है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्कर्दू नाम की जगह है, अब अलग हो चुकी है वो कल्चर और सोसाइटी। स्कर्दू में ये पहुंचे थे, ठीक है, तो ये स्कर्दू की बात आगे आगे कर रहे हैं अभी। स्कर्दू में ये क्या देखते हैं, स्कर्दू में ये देखते हैं कि जो स्कर्दू का राजा है वो स्टॉन्च बुद्धिस्ट है, मतलब वो बौद्ध धर्म में मानता है, उसका पालन करता है, और वो पंच परिषद बुलाता है। पंच परिषद मतलब 5 साल में एक बार एक बड़ी असेंबली जिसमें सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते हैं, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं और बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उनपे पर्दे लगाए जाते हैं, सुंदर सोना चांदी वो सब जो रहता है पूरा एकदम, वो सब होता है। और ये लिखते हैं कि इस इलाके में अनाज यानी कि गेहूं के अलावा कुछ नहीं उगता क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा है। और स्कर्दू से जब मैं नीचे उतरता हूँ, मतलब जब इंडिया की तरफ और आते हैं, ये इंडस रिवर की साइड चलते हैं, तो ये नोटिस करते हैं कि जितने भी लोगों का कल्चर है, उनकी भाषा है, बाकी अब जो आगे आएंगे वो मिडिल किंगडम से मिलता है। अब आप कहेंगे मिडिल किंगडम कौन सा? चाइनीज लोग ये जो गंगा प्लेन्स है, आपका यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, इसको मानते हैं कि गौतम बुद्ध यहाँ पे काफी उनका प्रभाव था, उन्होंने जिंदगी इसी एरिया में मूवमेंट करके काटी थी ज्यादातर, तो इसको मिडिल किंगडम बोलते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि मेन जो है ना, मेन स्पेशलिटी इसी रीजन की है, तो वो बोलते हैं कि मिडिल किंगडम से ही कल्चर मिलता है। आज भी सेम ही कंडीशन है। आप देखेंगे इंडस वैली पाकिस्तान साइड और ये साइड काफी कुछ मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम भी मिलता था, भाषा भी सेम ही बोल रहे थे और कह रहे थे कपड़े भी लगभग सेम ही पहने जाते हैं। तो फाहियान जी के हिसाब से अब स्कर्दू से नीचे उतरते हुए इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया लगभग एक जैसा ही है। अब आप पाकिस्तान साइड देख लो या इंडिया साइड देख लो, उस टाइम तो पाकिस्तान नहीं था। स्कर्दू के बारे में फाहियान जी ये भी लिखते हैं कि वहां गौतम बुद्ध का पानदान है, स्पीटून, मतलब जिसमें थूकते हैं, राजा महाराजा लोग पानदान रखते थे, गौतम बुद्ध का है, और गौतम बुद्ध का एक दांत भी है, ठीक है, ये रेलिक्स हैं। देखो, जब गौतम बुद्ध जी धरती छोड़ के चले गए तो क्या हुआ कि उनका क्रिमेशन हुआ, मतलब जलाया गया, तो उसके बाद जो चीजें बची, मतलब राख में, हमारे यहाँ बोलते हैं फूल, हड्डियां बच जाती हैं कुछ, तो उसको बांट दिया राजाओं ने अपने बीच में, क्योंकि वो थे इतनी कमाल के व्यक्ति और इस तरह के थे, वो तो ऑलमोस्ट भगवान हो चुके थे लोगों के लिए, तो उनके वो सब बांट लिए थे सब राजाओं ने। और बाद में जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे आगे प्रोपोगेट किया, अलग अलग देशों में गया, तो कई बार इंडियन किंग्स ने गिफ्ट के तौर पे भी इन रेलिक्स को दिया गौतम बुद्ध के। आज वो पानदान कहाँ है और वो टूथ कहाँ है, क्या बताए, अभी तो नहीं मालूम, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इतने साल में। खैर, एक चीज देखने की है कि देखो, उस टाइम चांगान से यहाँ पे आपका स्कर्दू पहुंचने में 3 साल लगे फाहियान जी को। 3 साल आप देखिए, पैदल 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 पैदल, जिद देखो यार बंदे की, भाई चले जा रहा है। अब फाहियान जी स्कर्दू से निकलते हैं और कुछ दूर जाते हैं, वही अनियन माउंटेन्स अभी भी चल रही हैं, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन्स हैं, ठीक है, ऐसे ड्रैगन हैं जिनको अगर छेड़ दो तो वो बर्फ का तूफान फैला देते हैं, आपको मार देंगे, और हजारों हजार में से कोई एक आध बच पाता है अगर ड्रैगन गुस्सा उनसे हो गया तो। ये ड्रैगन जहरीली हवाएं भी छोड़ते हैं मुंह से। तो अब ये आते हैं दरड़ में, ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अब कई सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी एक ही चैप्टर में, जो इस बुक में भी नहीं लिखी पर मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा। तो दरड़ क्या है? तो भाई दरड़ ये एक रीजन है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही, और अगर आप कश्मीरी होंगे तो आप जानते होंगे कि दरड़ भाषा भी है, और उन लोगों के उन दरड़ लोगों के डिसेंडेंट जो उस एरिया में रहते थे आज भी रह रहे हैं उस एरिया में। दरड़ के नाम को ये लेते हैं तोली, बोलते हैं तोली, ठीक है। अब तोली के बारे में ये लिखते हैं, यानी कि दरड़ के बारे में लिखते हैं कि यहाँ पे एक 90 फुट की लकड़ी की गौतम बुद्ध, मतलब बौद्ध धर्म की प्रतिमा है, ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध की नहीं है, वो मैत्रेय की है। अब मैत्रेय कौन होते हैं? मैत्रेय बौद्ध धर्म के एक देवता होते हैं, लेकिन ये शुरू में नहीं थे, ये बाद में ऐड हो गए थे। बाद में हर धर्म में जो पॉलिथिस्टिक धर्म होते हैं जिसमें कई देवी देवता होते हैं, उसमें कई देवी देवता आते कहाँ से? होता क्या है, मैं बौद्ध धर्म का हूँ, मैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गया, मैंने उनको बताया भाई इतना अच्छा है, हम प्यार की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की महानता ये थी, देखो आप कितना कुछ सीखोगे। अब वो वहां पे कुछ लोकल गॉड पूजा कर रहे हैं, तो लोकल गॉड को वो छोड़ नहीं पाएंगे, और आपकी बात कहेंगे कि हमको आपकी बात अच्छी लग रही है पर हम तो इनको भी पूछते हैं। अब 2-3 पीढ़ी बाद किसी को ढंग से याद तो रहता नहीं कि क्या था, फिर एड ऑन हो जाती हैं ये चीजें कि मैत्रेय, अब आज के टाइम पे मैत्रेय कौन है? फ्यूचर बुद्ध हैं,
जो कि तुषित में रहते हैं। तुषित माने ये हेवन है, एक तरह से स्वर्ग ही मान लो। बेसिक का मैं आपको समझा देता हूँ। डीप में जाएंगे ना तो इतना फिलोसफिकल है ना, ये इतना फिलोसफिकल है, इसमें बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है, जा सकती हैं। पर आप समझ लीजिए, तुषित माने हेवन, बौद्ध धर्म का हेवन। तो तुषित में मैत्रेय रहते हैं। मैत्रेय के अंडर ही बौद्ध धर्म का प्रोपगेशन आज चलता है। मैत्रेय बहुत अच्छे हैं। मैत्रेय किससे रिलेट करते हैं हिस्टोरियन? ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न में हेलेनिस्टिक प्रेजेंस तो थी ही, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ईरान से लगता हुआ था। मित्र जो है वो वैदिक देवता भी था, और टर्की में जो इंस्क्रिप्शन निकलती है उसमें भी मित्र का जिक्र है, और मित्र का बहुत जगह जिक्र है। तो ये वैदिक देवता भी है, ईरान में भी पूजा जाता था उस समय। तो हो सकता है मित्र को ही मैत्रेय बना लिया गया हो, बुद्धिस्ट पैंथियन में ऐड कर लिया हो, पंथ में ऐड कर लिया हो। तो 90 फुट की मैत्रेय की मूर्ति थी वहां पे लगी हुई लकड़ी की, उसमें बहुत पूजा पाठ चलता था, बहुत रेस्पेक्टेड मूर्ति थी। और ऐसा बोला फाहियान ने लोकल लोगों से सुना कि जब तक ये मूर्ति यहाँ नहीं लगी थी ना, तब तक बौद्ध धर्म चाइना नहीं पहुंचा था। तो जब ये मूर्ति लगी तभी बौद्ध धर्म चाइना पहुंचा। यहाँ पे लोकल लोगों से फाहियान को ये भी पता लगता है कि अरहंत थे। अरहंत कौन थे? देखो, गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे उपाली, एक थे आनंद। तो आनंद के शिष्य थे मध्यंतिक, उन्हीं को अरहंत बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है उनको निर्वाण मिल गया था, और निर्वाण मिलने के बाद उन्होंने तुषित में जाके देख लिया था कि मैत्रेय दिखते कैसे हैं, और उन्होंने नीचे आके ये मूर्ति बनवा दी। तो अब फाहियान जी को सिंधु नदी क्रॉस करनी है, ठीक है दोस्तों। तो सिंधु नदी क्रॉस करना भारी था। आपको पता है उस साइड सिंधु नदी का जो उफान रहता है ना भाई, अगर आप पे जरिया ना हो तो आप आज भी क्रॉस करने की नहीं सोचेंगे। उस टाइम कैसे क्रॉस करते थे? अब उनको सिंधु नदी क्रॉस करनी है। कमाल की बात, सिंधु नदी के सामने ही उनको सिंधु नदी क्रॉस करनी है। फिर एक चट्टान है, इतनी ऊंची चट्टान, फाहियान जी लिखते हैं कि भाई अगर ऊपर चढ़ के कोई नीचे देखे चक्कर खा के गिर जाएगा, इतनी ऊंची चट्टान। लेकिन लोगों को उस साइड तो जाना ही है, लोग पहले भी जाते आते रहे, और फाहियान जी को भी जाना है। तो फाहियान जी लिखते हैं कि नदी तो ऐसे क्रॉस होती है कि एक बड़ी रस्सी लगा देते हैं, उसमें पुली लगा देते हैं, फिर पुली पे एक टोकरी बांध देते हैं, टोकरी में आदमी को बिठाया, दूसरी तरफ से एक आदमी उस टोकरी पे रस्सी बंधी रहती है, उसको खींचता है दूसरे किनारे पे, तो ये चला जाता है, ठीक है। या फिर 3 रस्सियां लगाते हैं, एक रस्सी बीच में, 2 रस्सी साइड में, तो आदमी एक रस्सी पे चलता है सोचो, और इन 2 को पकड़ के बैलेंस बना के चलता है। इस तरीके से तो भाई नदी क्रॉस होती है। अब आप कहेंगे चट्टान कैसे क्रॉस करेगा? उस टाइम लिफ्ट तो थी नहीं, हेलीकॉप्टर तो थे नहीं, तो कैसे क्रॉस करते थे? ये क्या करते थे, चट्टान का जो एरिया कमजोर है ना, उसमें बीम ठोक देते थे। बीम आप समझते होंगे, तो बीम ठोक दी और बीम से जो है लेडर लटका दी, माने सीढ़ियां लटका दी। अब सीढ़ी से चढ़ेगा, फिर सीढ़ी से चढ़ेगा तो फिर कोई मान लिया थोड़ा प्लेन समतल सा एरिया आ गया तो फिर थोड़ा सा चल के जाएगा, फिर एक सीढ़ी पे चढ़ेगा। इस तरीके से चट्टान क्रॉस करते थे। और सोचो उस पहाड़ी लोग ही थे वो, कितने एक्सपर्ट रहे होंगे कि वो मटेरियल भी उधर ले जाते थे और बाकी चीजें भी ले जाते थे। फाहियान जी लिखते हैं कि लगभग 700 के करीब सीढ़ियां टांगी हुई थी उस चट्टान पे। अब आप सोचेंगे कि यार चलो आदमी तो चला जाएगा, अगर मान लो युद्ध हो रहा हो, सेना जानी हो इधर से उधर या उधर से इधर आनी हो, तो कैसे करेंगे? तो भाई सेना ऐसे जाती थी, सेना मौसम का इंतजार करती थी। सेना तो नहीं जा सकती, हाथी घोड़े कहाँ जाएंगे भाई, तो कहाँ से करेंगे? वो दूसरे रास्ते से जाते थे, लेकिन दूसरे रास्ते में हमेशा बर्फ रहती थी, तो वो बर्फ पिघलने का इंतजार करते थे एंड देन फिर उस रास्ते से जाते थे। इससे मुझे याद आया हैनिबॉल जो था, जो जिन्होंने रोमन साम्राज्य की नाक में दम कर दिया था, उसने बर्फ के पहाड़ों को ही क्रॉस किया था। उसके ऊपर भी कभी कहानी सुनाऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेपोलियन ने भी ऐसा कुछ किया हुआ है, वो भी इंटरेस्टिंग है। अब फाहियान जी के साथी उनसे पूछते हैं कि भाई लोगों से क्या पता लगा, तो फाहियान जी वही बताते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जब तक मैत्रेय की मूर्ति नहीं लगी थी तब तक यहाँ से जो मॉन्क थे वो चाइना तक धर्म नहीं ले जा पाए थे। मैत्रेय की मूर्ति लग गई और चाइना में धर्म फैल गया। देखो दोस्तों, इसमें और भी बहुत डीप बातें हैं जो मैंने तो पढ़ ली, लेकिन मैं आपको बताऊं जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे को उतना पढ़ने में 3 घंटे लग गए, जबकि मेरा बेसिक्स क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि ये वन है, वन माने वन माने जंगल। हिस्ट्री ऐसी चीज है, एक को पकड़ोगे सिरे को, फिर कुछ और पकड़ लोगे, फिर कुछ और पकड़ लोगे, और डूबते ही चले जाओगे, और फिर आपको याद आएगा यार मैं तो कहाँ वहां था स्कर्दू में, और मैं पहुंच गया जो है रोम में। तो हमको किताब पहले कंप्लीट करनी है, धीरे धीरे सब किताबें खा लेंगे। तो अब आपको पता लग रहा होगा इंडिया उस टाइम कैसा था, 1600 साल पुराना। तो अब फाहियान जी जो है आगे चलते हैं और वो वुचैंग पहुंचते हैं। अब वुचैंग कहाँ है भाई? तो वुचैंग उद्यान है। उद्यान मतलब गार्डन कह लो एक तरह से। अब किसी ने बोला होगा उस टाइम, इन्होंने पूछा होगा फाहियान जी ने कि भाई इस जगह का नाम क्या है, तो उसने कहा होगा उद्यान। तो उन्होंने कहा तो उद्यान तो नहीं बोल पाए, वो ऊचान। तो ऊचान से वो वुचैंग बोलते थे उसको। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस, हम कुछ बोलते हैं दूसरी भाषा में, उस तरह का स्वर अक्षर नहीं पकड़ पाते वो, तो वो कुछ और बन जाता है। तो भाई उद्यान कहाँ है? उद्यान जो था स्वात वैली है, ये भी पाकिस्तान में ही है। तो स्वात वैली में उद्यान था। अभी ये एंटर करेंगे हमारी इंडियन साइड। अब स्वात वैली के बारे में ये वही लिखते हैं कि भाई अब जो है ना मिडल किंगडम यानी कि सेंट्रल इंडिया जिसको ये बोलते थे, ये यूपी बिहार वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, इस पूरे एरिया से जो कल्चर मिलता है ना वही कल्चर स्वात तक जा रहा है। अब मतलब कल्चर ऑलमोस्ट सेम है भाई, अब कोई चेंज नहीं है। यहाँ के बारे में ये लिखते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत भिक्षु हैं, और अगर कोई स्ट्रेंजर भिक्षु आता है, मतलब कोई अनजान भिक्षु आ जाता है ना, तो उसको 3 दिन अपने पास रहने देते हैं, खिलाते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई अपना ठिकाना ढूंढ ले कुछ। के बारे में फाहियान जी ये भी लिखते हैं कि जब कभी भगवान गौतम बुद्ध नॉर्थ इंडिया आए थे तो उन्होंने इस जगह पे एक पत्थर पे अपना पैर का निशान छोड़ा हुआ है।
और जैसी आदमी की अपनी नीयत होती है उस हिसाब से वो निशान छोटा और बड़ा दिखता है। यानी कि कुछ फिलोसफिकल मतलब होगा, किसी को वो बड़ा दिखता है, किसी को वो छोटा दिखता है। अब वो फाइयान जी ये भी लिखते हैं कि हाँ वो पत्थर भी है जिसपे गौतम बुद्ध ने अपने कपड़े सुखाए थे, और वो जगह भी है जहां पे उन्होंने विग्ड ड्रैगन यानी कि एक खराब खतरनाक ड्रैगन, किसी राक्षस को मान लो, उसको जो है उन्होंने कन्वर्ट किया था, यानी कि उसको ज्ञान दिया होगा। अब गर्मी की वजह से वू चैंग में फाइयान जी कुछ टाइम रुकते हैं और अब ये जा रहे हैं सूहोतो की तरफ। सूहोतो भाई नाम तो चाइनीज लग रहा है, लेकिन नाम चाइनीज भले लग रहा हो, जहां ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है। प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एक चीज भाई ध्यान रखना, आप जा रहे हो, हम अगली बार देखेंगे सूहोतो कहाँ है, कहाँ ये अब आ रहे हैं, और अभी ये मिडिल किंगडम में आएंगे। मिडिल किंगडम में उस टाइम कौन थे? गुप्त राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे आई थिंक, गुप्त राजा वैष्णव थे। अब आप कहेंगे यार ये जो है वहां से आ रहे हैं, हर जगह बौद्ध भिक्षु, हर जगह बौद्ध मठ, हर जगह बौद्ध धर्म, गुप्त जबकि वैष्णव थे, और सेंट्रल एशिया में मूर्तियां मिलती हैं भगवान विष्णु की उसी समय के आसपास की, तो क्या मसला है यार? ऐसा क्या सभी बुद्ध थे तो सभी बौद्ध थे? तो आप ये चीज समझ लीजिए भाई, देखो वो एक रिलीजियस ट्रैवलर थे, ठीक है, वो हिस्टोरियन तो थे नहीं, वो कोई सेक्युलर आदमी आप सोच लो, तो इस तरह से तो नहीं थे। अब एक आदमी वहां से निकला है यार बिना पिटक लेने, अब वो बंदा यार हर जगह उसको फेवर्स भी मिल रहे हैं, लोग उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, उसको वापस अपने देश में लौटना भी है, वो एक डायरी भी लिख रहा है। अब अपने देश जाके वो क्या बताएगा? ये थोड़ी ना बताएगा कि वैदिक व्यवस्था में ये चलता है, ये होता है, ये इस तरह की मूर्तियां मिलती हैं, वो ये नहीं बताएगा। तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा या तो वो ये बताएगा मेरा धर्म महान है, हर जगह फैला हुआ है, या वो ये बताएगा कभी अनफॉर्चुनेट हुआ तो कि यार मेरे धर्म के साथ बुरा कर रहे हैं यार, बहुत मार पिटाई कर रहे हैं मेरे लोगों की। दो ही चीजें बोलेगा। फाइयान जी ने बोला मेरा धर्म हर जगह फैला हुआ है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं गया ही उस जगह जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा था, या मैंने जो कुछ भी देखा एक्स्ट्रा वो मैं ओमिट करता हूँ, मतलब वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं उसे मैं लिखो क्यों, ठीक है। तो एक रिलीजियस आदमी थे वो, तो उसी तरीके से हमको पढ़ना है। आप खाली इस टेक्स्ट के बेस पे कि मैंने तो ये पढ़ लिया तो मैं अब गुप्त साम्राज्य की कल्पना कर लूंगा, उस टाइम के इंडिया की कल्पना कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल सोर्सेज लगते हैं उसके लिए, ठीक है। अब आप फिल्टर आउट करना सीख जाएंगे। तो भाई अगली बार चलते हैं सूहोतो में फाइयान जी के साथ।